जी चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताएं। किसके लिए? टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए। ऑल्सो डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। ये क्या दोनों सवालों में फर्क है? एक कह रहे लिस्ट, दूसरा कह रहे डिस्क्राइब। लिस्ट का मतलब है नाम सारे लिखें और डिस्क्राइब किसी एक को करें। आई होप आपने पिछली क्लास ली भी है। बस ये यही नॉन सीरियसनेस फिर बंदे को आगे लेके जाती है। पता नहीं सीए में आप लोगों को किसने डाला है, क्या किया है। तो सीरियस होंगे तो चलेगा भाई, इधर ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आप लोग एक ही दफा डिसीजन ले लें जो भी आपने करना है। सीए अगर करना है तो फिर ये एटीट्यूड नहीं चलता। अच्छा, फिर ऐसे ही खुद भी परेशान होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं आपके। पेज नंबर 23, बात सीधी हो जानी चाहिए जो एक ही दफा है। अगर नॉन सीरियसनेस एटीट्यूड आपका चलना है तो फिर ये इधर कुछ नहीं रखा हुआ। अच्छा जी, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये चीजें लिस्ट डाउन करनी है और एक को डिस्क्राइब कर देना है। अब इसमें ये पेज हमारा रह गया, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। पेज 24। आज नया चैप्टर शुरू करें सैलरी का। पेज 85, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? जैसे कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है, कॉलेज के अंदर कोई टीचर है, कॉलेज के अंदर कोई ऑफिस बॉय है, कोई कैशियर है, कोई अकाउंटेंट है। एम्प्लॉय मींस एनी इंडिविजुअल एंगेज्ड इन द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय एक ऐसा बंदा होता है जिसको क्या दी गई है? नौकरी दी गई है, एंगेज्ड इन द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर कौन होते हैं? एम्प्लॉयर मींस एनी पर्सन हु एंगेजेस, जो नौकरी पे रखता है और नौकरी पे रखने के बाद में क्या पे करता है? तनख्वाह। एंड रिम्यूनरेट्स। रिम्यूनरेट्स का क्या मतलब है? तनख्वाह पे करेगा, सैलरी पे करेगा। तो एम्प्लॉयर ऐसा बंदा होता है जो नौकरी देता है और उसके बाद उसको क्या देता है? तनख्वाह देता है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं रिश्ता। जैसे एम्प्लॉय दुल्हन, एम्प्लॉयर दुल्हा और एम्प्लॉयमेंट निकाह। यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान होने वाला जो मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है जी? एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स अ डायरेक्टरशिप। कई दफा कंपनी का डायरेक्टर भी 7-8 घंटे बैठ के ड्यूटी दे रहा होता है, तो उस डायरेक्टर को आप एम्प्लॉय डायरेक्टर कहते हैं। इट इंक्लूड्स डायरेक्टरशिप और एनी अदर ऑफिस। ऑफिस से मुराद है पोस्ट, और एनी अदर पोस्ट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। जैसे सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई भी है, एनी अदर पोस्ट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। तो आपको पता है 100-100, 200-200 एम्प्लॉयज होते हैं, हर पोस्ट पे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उन सबको एम्प्लॉयज ही कहा जाएगा और इस रिश्ते को एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। अब पोजीशन, पोजीशन से भी मुराद पोस्ट। एक ऐसी पोस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विच गिव्स द एम्प्लॉय अ फिक्स्ड और एसर्टेनेबल रिम्यूनरेशन। फिक्स तनख्वाह ये होती है कि एम्प्लॉय को हर महीने 50,000 तनख्वाह मिल जाएगी, इसे कहते हैं फिक्स्ड। एसर्टेनेबल ये होती है जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है कमीशन, सेल का 1%। यानी अगर हमारे बिजनेस की सेल 1 लाख रुपया हुई तो तुम्हें 1,000 रुपया कमीशन मिलेगा। बिजनेस की सेल 2 लाख रुपया हुई तो तुम्हें 2,000 कमीशन मिलेगा। बिजनेस की सेल 10 लाख रुपया हुई तो तुम्हें 10,000 कमीशन मिलेगा। तो ये जो कमीशन है, क्या ये डिपेंड करता है सेल पे या फिक्स्ड अमाउंट होगी? डिपेंड करेगा सेल पे, इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेबल रिम्यूनरेशन या एसर्टेनेबल। एसर्टेन हो गई है या अभी एसर्टेनेबल है? एसर्टेनेबल है, मिल गई, मालूम है या मालूम होगी? किस बुनियाद पे मालूम होगी? और सेल कितनी है बिजनेस की वो भी किसी को नहीं पता। वो कब पता चलेगा? वो जब साल का एंड आएगा। तो एम्प्लॉइज दो किस्म के हैं, एक वो हैं जिनको कौन सी तनख्वाह मिलती है? फिक्स्ड, और एक वो हैं जिनको एसर्टेनेबल तनख्वाह मिलती है। दोनों को एम्प्लॉय ही कहा जाएगा। होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस है भाई, एमएनएज और एमपीएस। होल्डिंग और एक्टिंग एक ही मतलब है, इन एनी पब्लिक ऑफिस, एमएनएज और एमपीएस। इनको जो तनख्वाह मिलती है दैट इज ऑल्सो सैलरी। ओके,
नहीं। अच्छा भाई, अब एक सवाल अराइज होता है कि किसी की भी तनख्वाह सैलरी में कब जाएगी। उसमें हम दो सवाल पूछेंगे। द पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर, यस, तो उसे एम्प्लॉय कहेंगे। द पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर, नो, तो उसे एम्प्लॉई नहीं कहेंगे। पहले इसको नोट कर लें, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। द पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर, यस, तो एम्प्लॉय है। द पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर, नो, तो नॉट एन एम्प्लॉय। अच्छा जी, कॉलेज वाले कहते हैं कि हमारा कोई कंप्यूटर खराब हो गया है। अब ये कंप्यूटर को सही करने के लिए इन्होंने लाहौर के अंदर एक हफीज सेंटर की मार्केट है, वहां पर फोन किया और उसको कहा कि भाईजान कंप्यूटर सही करना है हमारा। तो उस बंदे ने कहा भाईजान टाइम निकला तो मैं आज आ जाऊंगा, वरना कल आऊंगा। अब आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, उससे अगले दिन आया। उससे अगले दिन 2 घंटे काम करने के बाद कहा भाईजान इतना काम मैंने आज कर लिया, बाकी काम कल आके करूंगा। अब बता दें, क्या वो बंदा हमारे पे डिपेंडेंट है, हमारा नौकर है? वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। क्या वो हमारा डिपेंडेंट है, हमारा नौकर है? नहीं। जब कॉलेज वालों ने इस बंदे की हरकतें देखी तो कॉलेज वालों ने कहा ये तो हमें वारे नहीं खाता, हम ऐसा करते हैं पक्का एम्प्लॉय रख लेते हैं। अब एक बंदे को रखा जिसे कहा तुम 8 घंटे ड्यूटी किया करोगे और तुम पूरा हफ्ता आया करोगे, तुम पूरा महीना आया करोगे, पूरा साल आया करोगे, सिर्फ संडे को छुट्टी किया करोगे। अब ये जो बंदा रखा है कंप्यूटर सही करने के लिए, इस बंदे को क्या कहेंगे कि ये हमारे पे डिपेंडेंट है, हमारी टाइमिंग पे आया करेगा, हमारी बताई हुई टाइमिंग पे छुट्टी किया करेगा, छुट्टी लेने से पहले हमारे से पूछा करेगा। तो ऐसी सूरत में ये जो बंदा है, जो दूसरा वाला बंदा मैंने आपको बताया, इसको मैं क्यों एम्प्लॉय कहूंगा और पहले को क्यों नहीं एम्प्लॉय कहूंगा? क्योंकि पहले वाला हमारे पे डिपेंडेंट, उसका अपना काम है, वो कभी आए कभी ना आए, उसकी अपनी मर्जी, वो हमारा नौकर नहीं है, 8 घंटे ड्यूटी नहीं करता वो हमारे पास। और जो दूसरा वाला बंदा है वो डिपेंडेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन 2 किस्म के लोगों से सर्विसेज ले रही होती हैं, एक वो जिनको 8 घंटे ड्यूटी करके पैसे दे रहे होते हैं, एक वो जिनकी ऑर्गेनाइजेशन को खास जरूरत नहीं होती, उनको काम पढ़ने पे बुलाते हैं। तो जिनको काम पढ़ने पे बुलाते हैं वो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, नौकर होते हैं, या हमारे एम्प्लॉय नहीं होते? हमारे एम्प्लॉय नहीं होते। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सैलरी के चैप्टर में जो जहन में होना चाहिए। एम्प्लॉय कौन होगा? जो हमारे पे डिपेंडेंट होगा, यानी जो 8 घंटे नौकरी करके हमसे पैसे ले रहा होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ मास्टर सर्वेंट रिलेशन एग्जिस्ट। मास्टर सर्वेंट रिलेशन एग्जिस्ट करना जरूरी है, यानी हम मास्टर हो और हमारा एम्प्लॉय हमारा क्या हो? सर्वेंट हो। बिटवीन द पर्सन हु इज यूजिंग द सर्विस एंड द पर्सन हु इज रेंडरिंग द सर्विस। यूज कौन करे सर्विस? एम्प्लॉयर। और सर्विस रेंडर कौन कर रहे हैं? एम्प्लॉय। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मास्टर सर्वेंट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉयमेंट, तो इसे एम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा। रादर इट विल बी बोले इट विल बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट सर्विस रेंडर्ड टू पर्सन हु हैज, एम्प्लॉयर ने इसको हायर किया है, वो डिपेंडेंट है इस पे या इंडिपेंडेंटली आके सर्विस दे रहा है। फिर अगर वो उसका काम ही ये सर्विसेज देने, 2 घंटे के लिए इधर कंप्यूटर सही कर दिया, 4 घंटे के लिए उधर सही कर दिया, फिर शायद उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहे हमसे आके 2-3 घंटे काम लेके, या उसका कारोबारी है। द रिश्ता बिटवीन द क्रिश्चियन कॉलेज एंड परमानेंट फैकल्टी मेंबर। परमानेंट फैकल्टी मेंबर होता है जो 6 घंटे के लिए आता है, उसको फिर आप 2 बैच पढ़ाएं, 3 बैच पढ़ाएं, उसको फिर शायद आप छुट्टियों में भी बुलाएं। तो रिश्ता बिटवीन द क्रिश्चियन कॉलेज एंड परमानेंट फैकल्टी मेंबर इज एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। व्हाइल द रिश्ता बिटवीन द क्रिश्चियन कॉलेज एंड विजिटिंग फैकल्टी मेंबर, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर कौन होगा? विजिटिंग फैकल्टी मेंबर वो होगा जिसको हम कहेंगे कि मोहतरम इसके विंग्स नीचे करो, हाथ से कर दो। विजिटिंग फैकल्टी मेंबर वो होगा जिससे हम कहेंगे कि मोहतरम आप खुदा के लिए हमें बता दें, आप जरा पढ़ा दें। वो कहेगा मैं तो नौकरी कर रहा हूं। अच्छा चलें आप ऐसा करें, आप सुबह के टाइम नौकरी करने से पहले 1 घंटा पढ़ा जाया करें, या शाम को नौकरी करने के बाद वापस जा रहे हो या लंच ब्रेक में आके 1 घंटा पढ़ा दिया करें। इसको क्या कहा जाएगा? परमानेंट टीचर, विजिटिंग टीचर। वो पैसे शायद उसकी फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में ना जाए, क्योंकि वो हमारा नौकर नहीं है, वो अपनी मर्जी से हमें टाइम बता रहा है। वो पैसे शायद फिर उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाए, क्योंकि उसका कारोबार तो नहीं है, वो शायद उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाए। लेकिन इन एनी केस जो विजिटिंग टीचर है उसके साथ हमारा मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। While the relation between the Christian college and visiting faculty member is not an employment relationship, the tankhwah paid to the permanent faculty member is a fixed
इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ लेक्चर्स टॉट बाय हिम, जितने मर्जी वो लेक्चर पढ़ाए उसको पक्की तनख्वाह मिलनी है, पहले वाले बंदे को, परमानेंट फैकल्टी मेंबर को। while the remuneration paid to visiting faculty member depends upon the lectures taught by him, वो भी जितने लेक्चर पढ़ाएगा उसी के ऊपर उसको तनख्वाह मिलेगी, और वो अपनी मर्जी से आया करेगा, अपनी मर्जी का टाइम बताया करेगा। कॉलेज वाले मजबूर होंगे उससे टाइम पूछने पे, ना कि कॉलेज वाले अपनी मर्जी से उसको टाइम बताएं। और दूसरी मिसाल वही है जो मैंने आपको दे दी है। एबीसी कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ रिपेयरिंग कंप्यूटर्स, कंपनी हैज एंगेज्ड मिस्टर असलम ऑन मंथली सैलरी ऑफ 30,000 एंड हिज जॉब इज टू रिपेयर कंप्यूटर्स ऑफ द कंपनी। आप बता दें जी ये क्या करना है, ये एम्प्लॉय है या मास्टर स्टूडेंट रिलेशन पाया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि उसे क्या दी जा रही है, महीने की तनख्वाह। तो रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी कंपनी एंड मिस्टर असलम इज एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। अगला, वन ऑफ द कंप्यूटर वाज डैमेज बैडली ड्यू टू सम मिसहैंडलिंग, द कंपनी कॉल्ड मिस्टर बाबर फ्रॉम अ फीस सेंटर, जिसने कहा मैं 200 रुपए 1 घंटे के लूंगा और 3 घंटे में अपना काम करके दूंगा। आप बताएं ये हमारे पे डिपेंडेंट है, ये अपनी मर्जी से आएगा? हो सकता है फोन करके कहते भाई मैं बिजी हो गया हूं, मैं नहीं आ रहा, आप किसी और से काम करवा लें। While the relationship between the ABC company and Mr. Babar is not an, because he is providing service in an independent capacity, वो तो अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल एग्जांपल्स की बजाय बस ये मेन बात ध्यान में रखनी है, अगर एम्प्लॉय हमारे पे डिपेंडेंट है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, अगर एम्प्लॉय हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। ओके, अच्छा जी, ये एक सैलरी के चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2010 का साल है, एक बंदे ने 10 महीने की तनख्वाह रिसीव की है 10 लाख, और अगले साल 2 महीने पुराने की भी तनख्वाह रिसीव की 2 लाख, और 12 महीने इस साल की भी तनख्वाह रिसीव की 12 लाख। अब आप मुझे बताएं कि इन साहब ने कितने पैसे रिसीव किए इस साल और कितने पैसे रिसीव किए इस साल? 10 लाख। 2 सालों में कितने पैसे मिले? 24 लाख मिले। पहले साल कितने मिले? क्यों 10 लाख मिले? हो सकता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा हो पहले साल मोहतरम हम आपको पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते। एम्प्लॉय ने कहा क्यों? एम्प्लॉयर ने कहा भाईजान बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, बड़े मसले चल रहे हैं, महंगाई हो गई है, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं आपको पूरी तनख्वाह नहीं दे सकता। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पहले साल बुला के कहा कि भाईजान आपने नौकरी तो की है 12 महीने, लेकिन हम आपको तनख्वाह कितने महीने की देंगे? 10 महीने की 10 लाख तनख्वाह देंगे। अगले साल एम्प्लॉय ने कहा भाईजान आप पुराने वाले 2 लाख भी आपने मुझे देनी है। एम्प्लॉयर ने कहा हाँ अब मेरे हालात अच्छे हो गए हैं, पुराने वाले 2 भी ले लो और इस वाले 12 भी ले लो। अब सवाल ये राइज होगा इनकम में कितना ऐड होगा? तो जवाब ये है कि इनकम के अंदर जो है वो इस साल 10 लाख ऐड होगा और इस साल इनकम के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना ऐड होगा? 14 लाख ऐड होगा। हालांकि देखने में आपको ये लग रहा है कि 12 लाख इधर ऐड होना चाहिए, 12 लाख इधर ऐड होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय ने सर्विस तो 12 महीने की है, लेकिन सैलरी के चैप्टर में रिसीव्ड और रिसीवेबल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, जैसे प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिखा होता है। सैलरी के चैप्टर में लफ्ज लिखा हुआ है रिसीव्ड का। रिसीव्ड के लफ्ज का मतलब क्या है? जितना आपको तनख्वाह मिली उतनी ही इनकम में ऐड होगी। नोट कर लें। तो सैलरी किस बेस पे टैक्स होगी? बोले बोले बोले, रिसीव्ड बेस पे। सैलरी किस बेस पे टैक्स होगी? रिसीव्ड बेस पे। जी भाई, लाहौर वाले हजरात जिन्होंने छुट्टी की कल परसों, लाहौर वाले हजरात जिन्होंने परसों छुट्टी की, कौन है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, इसके बाद आ जाना। आपने भी छुट्टी की? जी सर। क्यों? सर बहुत दिन से आता हूँ, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं। लेक्चर कवर है पिछले सारे हैं? चारों कवर हैं? ओके, पढ़ें जी। पहले साल 12 महीने नौकरी की, 10 महीने तनख्वाह मिली। अगले साल 12 महीने नौकरी की, पुराने महीने 2 महीने की तनख्वाह मिली और इस साल के 12 महीने की, तो इनकम में 14 लाख से ऐड होगा। Any salary received, received या received or receivable? Any salary received by an employee shall be chargeable under the head salary.
तो रिसीव्ड को इनकम में डालें या रिसीवेबल को जमा करके? अदर देन एग्जाम। हाँ, अगर कोई सैलरी माफ है तो वो इनकम ऐड नहीं होगी। माफ कौन सी सैलरी है वो आने वाले दिनों में पढ़ेंगे हम। अगले सफे पे आ जाएं। ओके, अच्छा जी, एक सवाल राइट होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी किस किस फॉर्म में दे सकता है, उसकी डिस्कशन हम करने लगे हैं। एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी कितनी है? 50,000। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि मोहतरम आपकी तनख्वाह 50,000 है। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा कि एम्प्लॉयर, मैं तनख्वाह जब घर लेके जाता हूं वो खर्च हो जाती है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि आपको पता है आजकल ऐसे बच्चे आ रहे हैं, छुट्टियां लेके जाते हैं, पता नहीं चलता कैसे खत्म हो जाती हैं। ना लेक्चर लिए, ना पुराना रिवाइज किया, ना और कुछ हुआ, पता नहीं चला, वो खत्म हो गई छुट्टियां। ऐसे ही एम्प्लॉय भी होते हैं। एम्प्लॉय जाके एम्प्लॉयर को कहते हैं, हम घर जाते हैं, बीवी बच्चे घर में होते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं पैसे, पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं पैसे। तो एम्प्लॉयर उनको मशवरा देता है कि आप ना कुछ पैसे हमारे पास सेव करा लो, सेविंग कर लो। वो पैसे फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कहने पे किसी बास्केट में रख देता है। जो पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कहने पे किसी बास्केट में रख देता है, इस अरेंजमेंट का नाम है प्रोविडेंट फंड। इस अरेंजमेंट का क्या नाम है? नोट करने का टाइम दिया जाएगा। इस अरेंजमेंट का नाम है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें आपकी सेविंग रखी जाती है। तो एम्प्लॉय की तनख्वाह फर्ज करें 50,000 है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है 50,000 तुम तनख्वाह घर ना लेके जाओ, तुम इसमें से 3,000 मैं अप्लाई यानी अलग करके रख सकता हूं ऑन बिहाफ ऑफ यू, तुम्हारे लिए। अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ यू, मैं तुम्हारे लिए ये पैसे अलग करके रख देता हूं किसी लॉकर में, किसी बास्केट में, किसी चीज में, मैं तुम्हारे लिए ये पैसे अलग करके रख देता हूं। इस अरेंजमेंट का नाम क्या है? प्रोविडेंट फंड। अच्छा, तो अब एम्प्लॉय 50,000 घर लेके जाएगा या 50,000 माइनस 3,000 47,000 घर लेके जाएगा? अगर उसकी तनख्वाह 50,000 है तो 50,000 माइनस 3,000 47,000 घर लेके जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहे कि एम्प्लॉयर भाईजान माशाल्लाह मेरा मुन्ना है, तो मेरे मुन्ने की स्कूल फीस 2,000 है। अब वो मुन्ने की स्कूल फीस जमा कराने के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ता है, तो आप के पास मैं नौकरी कर रहा हूं, आप अपने बिजली के बिल वगैरह बाकी चीजें जमा करवाते हैं दफ्तर की, तो जब हमारा ऑफिस बॉय जा रहा हो ना, तो उसी को ना मेरी तनख्वाह में से काट के 2,000 दे दिया करें। तो अब एम्प्लॉय की तनख्वाह है 50,000, एम्प्लॉय की तनख्वाह 50,000 में से 2,000 काट के एम्प्लॉयर अपने दफ्तर में किसी बंदे को दे देगा, और वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा जाएगा और जाके एम्प्लॉय के बच्चे की स्कूल की फीस एम्प्लॉय की ही तनख्वाह में से काट के जमा कराएगा। तो ये पैसे एम्प्लॉय के लिए अलग तो नहीं रखे गए कहीं, लेकिन ये पैसे अप्लाइड ऑन इंस्ट्रक्शन। एम्प्लॉय के किसने किसको क्या इंस्ट्रक्शन दी? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन दी कि तुम मेरे बच्चे की स्कूल फीस मेरी तनख्वाह में से काट के बस जमा करवाओ स्कूल तक, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये तनख्वाह, जब तनख्वाह में से पैसे काटे जाएंगे तो एम्प्लॉय को पूरे 50,000 मिलेंगे या 2,000 काट के मिलेंगे? तो ये मुन्ने की स्कूल फीस किसने किसके कहने पे किसको जमा करा दी? किस पैसों में से काट के? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के कहने पर एम्प्लॉय की तनख्वाह से काट के स्कूल में जमा करा दी। अच्छा, एम्प्लॉय जो है वो 3, 4, 5, 6, 7 छुट्टियां जाया करके आ रहा था किसी दिन घर से ऐसे ही, तो अब खुशी के अंदर उसको था जाएंगे, पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नौकरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब रास्ते के अंदर इशारा आया, उसने इशारा क्या? इशारे का खंबा भी तोड़ दिया। ये खंबा, इशारे का खंबा भी तोड़ दिया। अब पुलिस वाले इसके पीछे पड़ गए। पुलिस वालों ने कहा भाईजान लॉ की वायलेशन हुई है, फाइन दे। अब एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर की मेज के नीचे छुप के बैठा हुआ है, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की मेज के नीचे छुप के बैठा हुआ है, तो पुलिस वालों ने कहा भाईजान बंदा चाहिए। तो एम्प्लॉय ने कहा बंदा नहीं मिलेगा, पैसे बता दो कितने चाहिए। तो उन्होंने कहा 5,000 दे दें, आपको बंदा छोड़ देंगे। तो एम्प्लॉय ने कहा दे 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 दे। एम्प्लॉयर को कहा दे 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 पैसे दे। एम्प्लॉय ने कहा तमीज से बात कर, दे दे नहीं कहते, दे दें कहते हैं, मैं आपको बड़ा हूं। तो एम्प्लॉय ने कहा दे दें दे दें दे दें। एम्प्लॉयर ने कहा ना ना, तेरी तनख्वाह में से काट के दूंगा। अब एम्प्लॉय की तनख्वाह कितनी है? 50,000। उसमें से कितने पैसे एम्प्लॉयर काटेगा और किसको जमा करवा देगा? अप्लाइड अंडर लॉ, लॉ के तहत अलग करके रख दिए जाएंगे। क्लियर? और एम्प्लॉय फिर मेज से बाहर निकलेगा, बहुत गर्मी है नीचे। तो एम्प्लॉयर ऐसा करें, मेरे घर में भी गर्मी पहुंच गई है, तो ऐसा करें मुझे ना कोई एसी दे दें, कोई पुराना पुराना अपना एसी दे दें। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहेगा अच्छा ठीक है, तुझे फिर इस महीने 50,000 तनख्वाह में पूरी नहीं दूंगा, 10,000 तेरी तनख्वाह में से काट लेता हूं, तुझे एसी मेड अवेलेबल कर देता हूं, यानी मेड अवेलेबल दे देता हूं, मेड अवेलेबल। तो ऐसा कर तू एसी भी ले जा। आप बता दें एम्प्लॉय को तनख्वाह घर लेके जाने के लिए मिलेगी कितनी? सिर्फ 40,000 वाले कोई होश के नाखुल नहीं, मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूं। अब टोटल मैं पूछ रहा हूं, टोटल इसको कितने पैसे मिलेंगे? अब इसको घर लेके जाने के लिए पैसे कितने मिलेंगे बोलें?
30,000। इसकी तनख्वाह थी कितनी? 50,000। 3,000 किस मद में कट गए? सेविंग की मद में। ऊपर देख लें आई में तो 2,000 किस मद में कट गए? सेविंग की मद में। हाथ दो बोलने जा रहे हैं। 2,000 किस मद में कट गए? 5,000 किस मद में कट गए? 10,000 किस मद में कट गए? कट कटा के कितने मिले? 30,000 मिले। नोट कर लें, साथ वाले रजिस्टर। अहमद, पानी वाला जग नहीं लग रहा मुझे मौजूद इस क्लास में। चलें जी, बुक नहीं ले लें मेरे भाई। अच्छा, एम्प्लॉय को मिलने कितने थे? 50,000। एम्प्लॉय को कट कटा के मिले कितने? 30,000। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, एम्प्लॉय की सैलरी में कितना ऐड होगा? और भाईजान अगर 30,000 इसकी सैलरी में ऐड होगा तो 10,000 का एसी इसके चाचू लेके गए एम्प्लॉय का, 2,000 इसके मामे के पुत्र की तनख्वाह जमा करवाई है स्कूल के अंदर। हद होगी। बताएं सैलरी में कितना ऐड होगा? तो इनकम फ्रॉम सैलरी पूरी 50,000 होगी। इनकम फ्रॉम सैलरी 30,000 नहीं होगी। इनकम फ्रॉम सैलरी विल बी 50,000। चलें जी, पढ़ लें इसको। A person shall be assumed as having received an amount. बेनिफिट और परक्विजिट्स ना हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। A person shall be assumed as having received an amount if it is actually received. Actually received कितनी हुई है? Applied on behalf of person, provident fund कितनी? Applied at instruction of person. Applied under law. Made available. आज आके टोटल मिली कितनी? 50,000। टोटल इनकम में कितनी ऐड होगी? 50,000। दिखने में कितनी लग रही है? 30,000, लेकिन हकीकत में कितनी इसको फायदा मिला? 50,000। पूरा 50,000 इनकम में ऐड होगा। नीचे वाले डब्बे पढ़ने की जरूरत नहीं, डब्बे में खुद जाएंगे तो खुद जिम्मेदार होंगे डब्बे में जाने के। जो डब्बे में मैं लेके जाऊं तब जाया करें, वो डब्बा ही का जिसमें के ले जाएं। ओके, Point 2. Salary received by an employee from any employment, whether of a revenue or a capital nature. रेवेन्यू नेचर की तनख्वाह होती है जो हर महीने मिलती है। रेवेन्यू नेचर की तनख्वाह होती है जो पर मंथ मिलती है। और कैपिटल नेचर की तनख्वाह होती है वन ऑफ, जैसे गोल्डन हैंडशेक ऑन रिटायरमेंट,
रेवेन्यू नेचर की तनख्वाह है, हर महीने आप 50,000 ले लो, हर महीने 60,000 ले लो, हर महीने 70,000 ले लो, ये रेवेन्यू नेचर की तनख्वाह है। कैपिटल नेचर की तनख्वाह है वन ऑफ तनख्वाह। वन ऑफ तनख्वाह क्या मतलब? मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है, मोहतरम आप ऐसा करो कि आप जो है जिस वक्त रिटायर होने लगोगे मैं आपको हैवी पैसे दूंगा। इन हैवी पैसों को कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। ये पैसे एम्प्लॉय की सैलरी में एक दफा ऐड होते हैं या बार बार ऐड होते हैं? एक दफा ऐड होते हैं। तो ये बात लिख लें। ओके, पढ़ें जी। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कौन कौन से पैसे दे सकता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे दे सकते हैं अटेंटिव है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वेजेस के नाम से कोई पैसे दे सकते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी रिम्यूनरेशन दे सकते हैं, कोई भी पैसे दे सकते हैं। जी बिल्कुल। ये लीव पे और पेमेंट इन लीव ऑफ लीव क्या होता है? आपको पता होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छुट्टियां अलाउ होती हैं साल में। कितनी छुट्टियां अलाउ होती हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 20-25 छुट्टियां साल में अलाउ होती हैं, महीना अलाउ होती हैं, जितनी भी होती हैं हमारी बला से। जब वो छुट्टी कर रहे होते हैं, क्या छुट्टी के बदले पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं पैसे। हालांकि घर बैठे होते हैं फिर भी पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये जो घर बैठे होता है एम्प्लॉय और उसको छुट्टी करने के बदले पैसे मिल रहे होते हैं, इसे क्या कहते हैं? लीव पे या पेमेंट इन लीव ऑफ लीव। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव। जो तुम लीव कर रहे हो उसके बाद में भी हम आपको पैसे देंगे, कोई मसला नहीं, इंसान हो छुट्टी करनी पड़ सकती है। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव या लीव पे। ये पैसे कौन किसको देता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। अगर ज्यादा काम करे एम्प्लॉय, दिन रात एक करे, तो क्या मिलता है? ओवर टाइम। और अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो क्या मिलता है? बोनस या कमीशन या फीस। अच्छा काम करे, बोनस या कमीशन या फीस। ग्रेचुटी, ये रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है। रिटायरमेंट के टाइम पे मैंने आपको बताया ग्रेचुटी मिलती है, एक गोल्डन हैंडशेक मिलता है और एक जो है वो प्रोविडेंट फंड मिलता है। इन तीनों में क्या फर्क है ये किसी दिन में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये रिटायरमेंट के टाइम पे एक अमाउंट मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज बोलें ग्रेचुटी। और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। एम्प्लॉयर मिसाल के तौर पे हकीम साहब थे। हकीम साहब ने किसी बंदे को जो है वो नौकरी पे रख लिया। अब हकीम साहब ने कोई दवाई बनानी थी, उस दवाई बनाने के लिए उसको कोई चीज चाहिए थी, तो उसने एम्प्लॉय को बुला के कहा, एम्प्लॉय को कहा कि मोहतरम आप जाएं और जाके जो है लॉइन किंग, शेर की मूंछ का बाल लेके आए। अब एम्प्लॉय ने कहा भाईजान आप मुझे नौकरी से निकालने से बेहतर है। हकीम साहब जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने कहा मोहतरम मैं आपको नौकरी से निकालूंगा, आप ऐसा करो 30,000 रुपए कर लो। जबरदस्त, 30,000 रुपए, एक बाल, दो बाल 60,000 रुपए, तीन बाल 90,000 रुपए, लुट मच गई, पूरी मुंची उतार लूंगा मैं तो ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है, ये पैसे किस लिए दे रहा है? फॉर अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशंस। इस पैसे का नाम होता है वर्किंग कंडीशन के सप्लीमेंट। एक तो दवाइयों के सप्लीमेंट होते हैं ना, वो नहीं, वर्किंग कंडीशंस के सप्लीमेंट, डेंजरस वर्किंग कंडीशन के सप्लीमेंट। ये पैसे कौन किसको देगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा। और एम्प्लॉय के किस साइड में ऐड होंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। परक्विजिट्स होते हैं, बेनिफिट्स इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, ये सेक्शन 13 में हम पढ़ेंगे। आगे जी क्या है? अलाउंस। एक एम्प्लॉय है, उसने ये कहा कि मेरे साथ तनख्वाह एग्री हुई है महीने की 5 लाख। इसके बाद एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हें यूटिलिटीज अलाउंस दूंगा 1 लाख रुपया। यूटिलिटी अलाउंस का क्या मतलब है? कि बिजली के बिल वगैरह तुम्हारे घर में आया करेंगे, उस मद में तुम्हें दूंगा 1 लाख। और एम्प्लॉयर ने कहा तुमने घर में रहने, तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस दूंगा महीने का 60,000। बाकी कभी कभी मीनारे पाकिस्तान बादशाही मस्जिद दिखाया करो, उसके तुम्हें पैसे दूंगा मैं 40,000। जरा फ्रेश रहा करो, ठीक है? 4 महीने बाद इंशाल्लाह आप लोग भी देखने जाएंगे। 4 महीने तो आप घर वालों को बताएं ना, अल्लाह हाफिज। 4 महीने के लिए करें अल्लाह हाफिज। नहीं बड़ी ईद पे जाने, रहने दो यार, जान दे यार, छोड़ पर यार, क्या करेगा? 1-2 बकरे इधर से पकड़ लेंगे, कहीं से पकड़ लेंगे, वहीं खरीद लेंगे, तो छोड़ पर क्या करने जाना है। ओके, तो बेसिक सैलरी भी एम्प्लॉय को मिल रही है, उसके बिजली के बिलों का खर्चा भी मिल रहा है, उसके घर का अलाउंस भी मिल रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। एम्प्लॉय को टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं? 7 लाख। ये 3 लफ्जों को मैंने अंडरलाइन किया, अलाउंस अलाउंस अलाउंस। अलाउंस होता है फिक्स कैश। अलाउंस क्या होता है? फिक्स कैश। अलाउंस होता है लगा बंदा कैश। क्या? फिक्स्ड कैश पेमेंट। अलाउंस क्या होता है?
अच्छा, अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये नहीं पूछता कि एम्प्लॉय तो मुझे ये बता तेरे बिजली का बिल कितना आया। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लाख रुपए दिया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लाख रुपए देके ये नहीं पूछेगा बोल तेरे बिजली का बिल कितना आया। एम्प्लॉय ने कहा बोलता हूं मेरा बिजली का बिल कितने का। एम्प्लॉयर ने कहा बोल तो सही तेरा बिजली का बिल कितने का। एम्प्लॉय ने कहा मेरा बिजली का बिल 1,01,000 आया। अब एम्प्लॉयर उसे 1,000 रुपए नहीं देगा क्योंकि ये क्या है, फिक्स कैश। या फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा बोल तेरा बिजली का बिल कितना आया। एम्प्लॉय ने कहा मेरा बिजली का बिल 98 आया। अब एम्प्लॉयर ये नहीं कहेगा 2,000 मुझे वापस कर, क्योंकि ये क्या है। तो असल बात यह कि अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछ नहीं सकता कि तेरा खर्चा कितना हुआ। कितने लोगों को घर से अलाउंस मिलता है, यानी पॉकेट मनी मिल जाती है कि 10-12 हजार रुपए से घर वाले पूछते नहीं कि कहां खर्च हुई, कितनी हुई, क्या हुई। अच्छा, तो अलाउंस की खासियत होती है। अलाउंस की क्या खासियत होती है, अलाउंस देने के बाद अलाउंस देने वाला पूछ नहीं सकता क्या कि कितना पैसा कहां खर्च हुआ। तो दैट इज कॉल्ड एज अलाउंस। अब एम्प्लॉय की बला से चाहे वो झोंपड़ी में रहे 2,000 रुपए देके, चाहे वो बंगला ले लाख रुपए देके, एम्प्लॉयर ने कितने देने हैं उसे हर महीने, सिर्फ 60,000। नोट करेंगे या मैं आ जाऊं नोट करवाने। लोग घर तक आते हैं फिर आप कहेंगे आप मुझ तक आ गए। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। और यू हैव नोटेड इट डाउन। अलाउंस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैश। ठीक है अब्दुर्रहमान साहब, कोई हाथ ही हिला दें यार। वली भाई दोनों डिफरेंट कलर की बॉल पॉइंट है, सेम है। चलें जल्दी करें फिर। भाई ये इसी का है रिमोट किसी के पास मोबाइल में है किसके पास है। कल आप करके लाना एप्लीकेशन। ये 2-3 चलती नहीं है, आप करके लाओगे कल एप्लीकेशन, आप ही करके लाओगे एप्लीकेशन कर लाना। है टच वाला मोबाइल है, छोड़ तो नहीं दिया हुआ। कुछ 16 पे कर दूं, 26 पे। स्वेटर पहनाया करो, चादर ले आया करो। पढ़ना पड़ता है बाबू, पढ़ना पड़ता है। इधर जिधर आप आगे में उधर पढ़ना पड़ता है और सीरियस होना पड़ता है और एक्स्ट्रा करिकुलर छोड़नी पड़ती हैं, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ओके, मतलब कि इस्लाम दुआ लेके बस फिर बता दिया अगर मैं जरा सीए कर रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ मैं जरा सीए करने जा रहा हूँ। ओके, चलें जी पढ़ें। और आप ही जैसे लोग होते हैं, कभी 3 पेपर पास हो रहे हैं, कभी 4 पेपर पास हो रहे हैं। एक बंदा बल्कि मुझे भी ये मिला 5 पेपर पास हुए उसके। आप ही जैसे लोग होते हैं। पॉइंट सी पढ़ें जी। एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ और सब्सिस्टेंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग और सब्सिस्टेंस दोनों का मतलब है महंगाई। महंगाई बाजी का तो पता है ना आपको, कभी आ जाती हैं कभी चली जाती हैं। अच्छा भाई फरमा रहे हैं हमारे घर तो आई रहती हैं। अच्छा, प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग कोला, कोला क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। सब्सिस्टेंस भी क्या है, महंगाई अलाउंस। रेंट अलाउंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बिजली का अलाउंस दे सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एजुकेशन का अलाउंस दे सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे तुझे उर्दू बोलनी नहीं आती फंक्शनल उर्दू की क्लासें ले ले। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दे सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस दे सकता है। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का क्या मतलब है, यह चीज अलाउंस में ऐड नहीं होगी। पढ़े जी, ओ पढ़े भाईजान जल्दी पढ़े। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया। एम्प्लॉय तुमने 6 लाख कभी इकट्ठे नहीं देखा होगा, ये पकड़ 6 लाख। एम्प्लॉयर गिव रुपीज 6 लाख अलाउंस टू एम्प्लॉय। ये अलाउंस है, अलाउंस लगा बंदा कैश, फिक्स कैश फॉर ऑफिशियल टूर जापान। कहां जा, जापान। फॉर ऑफिशियल टूर टू जापान। टू अटेंड अ ट्रेनिंग सेमिनार। तू जरा ट्रेन हो क्या, मुझे नहीं लगता तू ट्रेन हुआ है, तो तू जा जरा ट्रेनिंग लेके आ, तुझे तो बात करने का तरीका सलीका नहीं आता। एम्प्लॉय बड़ा तेज था, एम्प्लॉय ने जापान में भी अपनी खाला ढूंढ ली, जापान में भी खाला ढूंढ ली, उनके घर रहा, खर्चा बचाया। एम्प्लॉय का टोटल खर्चा कितना आया, 4 लाख। मिला कितना था,
6 लाख। इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना ऐड होगा? नोट कर लें, 0 ऐड होगा। नोट कर लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। कर लिया? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अलाउंसेस इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किए थे, इससे पहले जो मैंने आपसे अलाउंसेस जिक्र किए थे, जैसे हाउस रेंट अलाउंस था, एंटरटेनमेंट अलाउंस था, यूटिलिटीज अलाउंस था, ये अलाउंसेस एम्प्लॉय घर लेके जाता होगा? बिल्कुल 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 घर लेके जाता होगा। एम्प्लॉयर के घर जाके बेगम को बताता होगा अपनी बानों को, बानो ये पकड़ लाख रुपया बिजली इस्तेमाल कर खुला खाता है। बोले 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 ये 60,000 रुपया बानों को पकड़ाता होगा, पकड़ कोई मसला नहीं, घर किराए पे लेते हैं, टेंशन ना ले, ये पकड़ 40,000 आज खाना मेरी तरफ से, तो उनके तेरी तरफ से नहीं एम्प्लॉयर की, तो 40,000 रुपया एंटरटेनमेंट अलाउंस पकड़ मजे कर, ये एम्प्लॉयर कहता होगा घर वालों को जाके? तो एम्प्लॉयर के घर वालों को लाख रुपया 60,000 40,000 पकड़ा देता होगा, थमा देता होगा घर वालों को। अगर ये जो ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करने के लिए भेजा है, क्या ये 6 लाख रुपया बानों या बानों के बड़ों को पकड़ा सकता है? क्यों नहीं पकड़ा सकता? बोले 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 तूने भी नहीं पकड़ा, मैंने ये बंदा। अच्छा, क्या ये 6 लाख रुपया पकड़ा सकता है बानों को? क्यों क्यों क्यों? एम्प्लॉयर कहेगा मैं तेरे हाथों पे छड़ी मारूंगा अगर ये 6 लाख रुपया तूने घर लेके गया। क्यों नहीं लेके 6 लाख रुपया घर? बल्कि तूने जापान जाना है, सुबह रात दफ्तर ही रह, ये 6 लाख रुपया तू घर ले गया ना, कुछ हो जाना है। तो ये 6 लाख किस काम के लिए तुझे दिया? सिर्फ दफ्तर के काम के लिए। तो मुझे बताएं, ये 6 लाख इसकी जात को फायदा होगा एम्प्लॉय को, या दफ्तर के काम के लिए इस्तेमाल होगा? दफ्तर के काम के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, या घर के अंदर जो है बच्चे संभालने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है? दफ्तर के काम के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो दफ्तर के काम के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, इसीलिए उसको एम्प्लॉयर पैसे दे रहा होगा। तो एम्प्लॉयर जब जिस एम्प्लॉय को पैसे देगा तो एम्प्लॉय 6 लाख खर्च करके आएगा बाहर के मुल्क। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा, अलाउंस की एक खासियत होती है, अलाउंस देने के बाद ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछता नहीं है तुम्हारा खर्चा कितना हुआ। इसलिए प्लीज इस फिगर को तो आप टोटली इग्नोर कर देना, इसका तो टोटली इग्नोर कर दें, क्योंकि अलाउंस की खासियत ही क्या है? लगा बंदा कैश। अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर पूछ ही नहीं सकता। हाँ, देखने में लग रहा है कि एम्प्लॉय ने 1,20,000 सेव किया है, एयर टिकट आने जाने का खर्चा 4,80,000 हुआ है, इसका देखने में लग रहा है कि एम्प्लॉय ने 1,20,000 सेव किया, बट इस सेविंग को आप इग्नोर करें, इस चक्कर में ना पड़े। 6 लाख किस लिए दिया? एम्प्लॉय के घर लेके जाने के लिए या दफ्तर के काम के लिए? तो एम्प्लॉय की जात को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप अंडा ऐड करें। कहां अंडा ऐड करें? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये पढ़ लें जी। तो बाकी के 1,20,000 है वो बस उसकी किस्मत एम्प्लॉय की बच गया, उसको जो ऑफिस को रिटर्न नहीं नहीं, अलाउंस होता ही लगा बंदा कैश है, इसके बाद एम्प्लॉयर पूछता ही नहीं कितने पैसे। किसी भी हेड में नहीं जाएगा, किसी हेड में जाना होता तो मैं इधर सबके सामने लेके जाता। ओके गाय, गॉट इट? बस सेविंग है तो है, बस किस्मत उसकी। क्या बात है, जबरदस्त है। ओके, एंजॉय करते हैं जी। अगला पॉइंट पढ़ें। एक्सक्लूडिंग अलाउंस, सिर्फ और सिर्फ खर्च किया फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल। ऐसा अलाउंस जो किस काम में खर्च हो गया? दफ्तूर के काम में। तो जो अलाउंस दफ्तूर के काम में खर्च हो गया, उससे आप क्या कर दें? इग्नोर कर दें, एक्सक्लूड कर दें, सैलरी में ऐड ना करें। कई दफा जिंदगी की किसी मोड़ पे ना वजाहत देने से काम और बिगड़ जाता है, तो इसलिए मैं वजाहत अभी नहीं दे रहा आपको, फिर कभी, तो इसको अभी पेंडिंग कर दें। वजाहतें कई दफा बातें बिगाड़ देती हैं। आगे चलें जी, पॉइंट डी। पॉइंट डी, बस ये पॉइंट डी आपको मैंने पढ़ाना है, और इसके बाद ई का 1 पढ़ाना है, फिर छुट्टी थ्योरी पढ़ने की। अच्छा जी, पॉइंट डी। अलाउंस और रीइंबर्समेंट में क्या फर्क होता है? अलाउंस और रीइंबर्समेंट में
देखें जरा रीइंबर्समेंट का क्या मतलब है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए रीइंबर्समेंट का मतलब। रीइंबर्समेंट मीनिंग इन उर्दू, अजीब सा मीनिंग है उर्दू में, वो तो समझ में नहीं आना। जी बताएं रीइंबर्समेंट क्या होती है। ये कौन है मास्टर, ये कौन है नौकर, ये कौन है वापडा। वापडा किसको बिल भेजेगी, एम्प्लॉय को, कि भाईजान आपने बिजली इस्तेमाल किया। एम्प्लॉय 11,200 रुपया बिल पे करेगा। बिल पे किसकी स्टैंप लग जाएगी, पेड की। बिल पे किसकी स्टैंप लग जाएगी, ये बिल एम्प्लॉय पकड़ेगा, पकड़ के अपने नेक हाथों से कदमों में चलेगा, चलते 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 एम्प्लॉयर के दरबार पे जाएगा और एम्प्लॉयर के दरबार पे हाजिरी देगा और हाजिरी देके एम्प्लॉयर को कहेगा भाईजान ये मेरे घर का बिल। एम्प्लॉई के घर का बिल, एम्प्लॉय के घर का बिल। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जाएगा भाईजान ये पकड़े मेरे घर का बिजली का बिल। एम्प्लॉयर को कहेगा भाईजान खुदा के लिए ये बिल मुझे रीइंबर्स कर दें। एम्प्लॉयर इसको दे देगा 11,200। आप बताएं क्या ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का को लगा बंदा कैश दिया या जितना खर्चा हुआ उतना ही दिया। इसमें खर्चा पहले पे किसने किया और बाद में रीइंबर्स किसने किया, एम्प्लॉयर ने। तो स्टेप 1 में पेमेंट कौन करेगा, किसकी पॉकेट से, अपनी पॉकेट से। और स्टेप 2 में क्या होगी, रीइंबर्समेंट किसको किससे, ये 11 आप सैलरी में कितना ऐड होगा 11,200। बस ये घर का फायदा ना, इसके कि जात को फायदा हुआ, खुशी होगी। ये सोल्यूशन है जो डब्बे में है और ऊपर क्वेश्चन है। इस सिनेरियो का नाम क्या है, रीइंबर्समेंट। अच्छा अलाउंस क्या था, अलाउंस क्या था, अलाउंस, अलाउंस देखें क्या था। अलाउंस ये था कि एम्प्लॉयर इसे कहता था ये पकड़ ₹1,00,000, मेरी बला से तू इधर 1,10,000 दे, इधर 96,000 दे, इधर लाख दे, इधर सिफर दे। समझ नहीं बात। अलाउंस क्या था, कौन किसको पैसे देता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। देने के बाद पूछता नहीं था। बिजली का बिल मांगता था सबूत के तौर पे, नहीं मांगता था। सबूत के तौर पे कहां बिजली का बिल मांगा जा रहा है, मेरी बातें सुन रहे हैं, ये पिछली पिक्चर खुलने का वेट कर रहे हैं। चेहरों से लग रहा है कुछ के पिछली पिक्चर खुलने का वेट कर रहे हैं। अच्छा तो अलाउंस में क्या है, कौन किसको पैसे देगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देगा। बिजली का बिल मांगेगा या नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। चाहे एम्प्लॉय ने घर में सोलर लगाया हो, चाहे एम्प्लॉय ने जो मर्जी किया हो, एम्प्लॉयर को क्या इससे कंसर्न, एम्प्लॉयर को कोई कंसर्न नहीं। अलाउंस होता है जो पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लगा बंदा कैश हर महीने देता है। इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछता नहीं है कि तेरा बिल कितना आया। लेकिन इधर एम्प्लॉयर पहले एम्प्लॉय को कहेगा बिल पे करके आ, बिल पे करने के बाद मुझे बिल दिखा, बिल दिखाने के बाद तुझे बिल दूंगा मैं, जा मत करा। इसे कहते हैं रीइंबर्समेंट। नोट करें या करवाऊं आके, एक दो ने बोला करवाएं आके, उनको फिर जरा करवाना पड़ेगा। रेड बैग वाले मुस्कुरा रहे हैं भाई उस क्लास में, लेफ्ट पे पड़ा हुआ रेड बैग, आप देख भी नहीं रहे इधर, आप दोबारा मुस्कुराए हैं। ऑनलाइन वाले हजरात, ये लेक्चर छोटी ईद के बाद रिकॉर्ड हो रहा है और खुदा ना खास्ता अगर आप बड़ी ईद के करीब करीब पहुंच चुके हुए हैं तो खुदा के लिए जल्दी जल्दी करें, फिर आगे आने वाले दिनों में टाइम नहीं मिलना। चलें जी, ओके, शुड आई मूव। तो रीइंबर्समेंट भी सैलरी में ऐड होती है क्योंकि एम्प्लॉय के जात को फायदा होता है ना।
खर्चा किसका था? पे या रीइंबर्स किसने कर दिया? पे या रीइंबर्स किसने कर दिया? एम्प्लॉयर ने। क्लियर? पे किया या रीइंबर्स किया है कि बात हुई, पैसे दे दिए। अदर देन रीइंबर्समेंट फॉर परफॉर्मिंग, ऐसी रीइंबर्समेंट सैलरी में ऐड नहीं होगी जो किस मकसद के लिए है? ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा जिगर इधर आ। एम्प्लॉय ने कहा सर मैं आपका जिगर नहीं हूं, मैं आपका एम्प्लॉय हूं। अच्छा अच्छा चल जिगर आ इधर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान ये जो कॉलेज में एम्प्लॉयर, कॉलेज वाले एम्प्लॉय कोई टेक्नीशियन कुछ भी है, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान ये प्रोजेक्टर जो है ना खराब हो गया। तो एम्प्लॉयर का प्रोजेक्टर, एम्प्लॉयर्स प्रोजेक्टर इज टू बी रिपेयर्ड। रिपेयर शॉप पे, तो एम्प्लॉय रिपेयर शॉप पे गया, एम्प्लॉयर का प्रोजेक्टर रिपेयर करवाया। कितना खर्चा हुआ? 11,200। एम्प्लॉय ने लाके बिल किसको दिया? एम्प्लॉयर को। भाईजान आपका प्रोजेक्टर 11,200 का सही हुआ है, जैसे कि आपने मुझे कहा था, आप मेरे मास्टर हैं, मैं आपका सर्वेंट हूं, मुझे इस पे फख्र है और मैं आपका प्रोजेक्टर सही करवा के आया हूं, और कोई हुक्म भाई के लिए? एम्प्लॉयर ने कहा नहीं, बिल दिखा। तो एम्प्लॉय ने बिल दिखाया। एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा चल ठीक है, तू 11,200 का प्रोजेक्टर सही करा के आया, चल मैं तुझे 11,200 देता हूं। एम्प्लॉयर ने कहा ये 11,200 पकड़। अब बता दें इनको हम सैलरी में कितना ऐड होगा? आंडा आंडा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की जात को फायदा नहीं होना, ये पैसे एम्प्लॉय घर नहीं लेके गया, ये पैसे एम्प्लॉय की जात को फायदा हुआ है, घर में बिजली इस्तेमाल किए या एम्प्लॉयर के काम में इस्तेमाल हो गए हैं। सो इट इज अ रीइंबर्समेंट फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी। नोट करने का मूड नहीं है आज, नोट करें, शायद कि तेरे हार्ट में उतर जाए मेरी बात। शायर ये शेर कह के दुनिया से चला गया था। चलें जी पढ़ें, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। चलें जी। अदर देन रीइंबर्समेंट फॉर परफॉर्मिंग, अगर रीइंबर्समेंट दफ्तर के कामों के लिए तो वो सैलरी में ऐड नहीं होगी। अच्छा बस इतनी सी लाइन पढ़ लें जो येलो में हाईलाइट की है। अगला सफा करना पड़ेगा, सर नहीं आएंगे। हाँ जी मतलब बताएं। जल्दी 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 मतलब बताएं। जी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा, एक नया एम्प्लॉय था उसको नौकरी पर रखना था। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान तू मेरे पास नौकरी करेगा? एम्प्लॉय ने कहा जान दे दूंगा, तेरे पास नौकरी नहीं करूंगा। एम्प्लॉयर ने कहा 2 लाख रुपए पकड़े। एम्प्लॉय ने कहा कब से आना है? एम्प्लॉयर ने कहा कल से आना है। एम्प्लॉय ने कहा शाम से आ रहा हूँ। कोई मसला नहीं, मेरा तो दिल चाहता है मैं आपके पास नौकरी करूं। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, मान जा, नहीं मान रहा, मान जा मान जा मान जा मान जा मान जा मान जा, कहते अब मान गया। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग, मनाने के लिए। किसने मनाया? एम्प्लॉयर ने। किसको मनाया? एम्प्लॉय को। किस चीज के लिए मनाया? नौकरी पे आने के लिए। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग टू एंटर इनटू अ एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता। आज के बाद तू एम्प्लॉयर मैं एम्प्लॉय। उसने कहा मैं मानता हूं, ये आने दे बस। क्लियर? ओके। असल में ना ये एक अच्छी चीज है आपके अंदर, बहुत सी चीजें तो है ना अजीब सी। एक अच्छी चीज ये है कि आप न्यूमेरिकल जब तक करना है मजा नहीं आता आपको, ये बड़ी अच्छी चीज है आपके अंदर। पेज 128 यानी खालिस सी दिल में रह जाती है, पता नहीं अब क्या बनेगा मेरा, तो साथ साथ इसको फारिग करें न्यूमेरिकल्स को।
जी मोइन इज वर्किंग एज कमर्शियल मैनेजर। मोइन एक कांगड़ी पहलवान है। कांगड़ी पहलवान क्यों है ये मैं आपको साबित करूंगा दलाइल देके। मोइन कांगड़ी पहलवान इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर, पेज नंबर 128 है 7 वाले की किताब में, जल्दी निकालें। मोइन इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर इन एन अनलिस्टेड कंपनी फॉर द पास्ट मेनी इयर्स। ही डिराइव्ड द फॉलोइंग फायदे ड्यूरिंग 30 जून 2018। बेसिक सैलरी कितनी है जी? 2.5 लाख पर मंथ। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा, एम्प्लॉय कांगड़ी पहलवान थोड़ा दूध पिया कर। एम्प्लॉय ने कहा नहीं सर मैं नहीं। कहते नहीं 4500 मेरी तरफ से, 4500 का दूध पी जाया कर महीने में। हिम्मत दिखा, 4500 का दूध, 4500 का दूध महीने में। तो एम्प्लॉय मान गया। एम्प्लॉय ने कहा ठीक है जी 4500 का दूध महीने में आपके कहने पे मैं पी लिया करूंगा। अच्छा जी हाउस रेंट अलाउंस तुझे मैं दूंगा 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए हाउस रेंट अलाउंस, और ट्रैवलिंग अलाउंस तुझे कितना दूंगा? 11,500। अब मुझे बताएं जी बेसिक सैलरी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। मिल्क अलाउंस को भी 12 से, हाउस रेंट अलाउंस को भी 12 महीने से, ट्रैवलिंग अलाउंस को भी 12 महीने से। 12 महीने से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्यों? क्योंकि ये सारी अमाउंट्स क्या हैं? पर मंथ है। जल्दी जल्दी 7 वाले रजिस्टर पे नोट करें। सारी अमाउंट्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका एहसान होगा आपके ऊपर। इधर एसी लगना चाहिए या इधर एसी लगना चाहिए? इधर तो उसे सजेशन दे देना इधर लगवाए, इधर ना लगवाए, इधर लगवाए। जल्दी 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 कर, गर्मी आती जा रही, जल्दी 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 जल्दी। अलाउंसेस को हमने क्यों सैलरी में ऐड किया है? बस अलाउंसेस करने होते हैं ऐड। अनलेस के सवाल क्या कहते हैं? अलाउंस किस मकसद के लिए था? दफ्तर के काम के लिए। वो तो कहीं कहा नहीं। तो सारे अलाउंसेस को सैलरी में ऐड किया करेंगे। हिम्मत वली भाई पेज 128, जल्दी 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 जल्दी। कोई 5 साढ़े 5 साल अपनी जिंदगी के दे दें सीए को, दे दो। घर वालों को मैसेज कर दें मैं इंशाल्लाह सितंबर में आऊंगा, और अगर कभी मिलना हुआ तो आप आ जाइएगा। ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़ें जी। कैलकुलेटर पे चेक भी किया या नोट कर लिया? पढ़ें जी आगे। इन एडिशन टू अबव मोइन वाज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग। बोनस दिया है, बोनस ओवर टाइम। अभी क्या पढ़ के आए हैं? इसके साथ ऐड होगा सैलरी में। बोनस दिया, उसे कितना दिया है? बोनस उसे दिया 5 जुलाई 18 को। हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2000। बोनस किस साल मिला है? टैक्स ईयर 2000। आपको पता है 1 जुलाई 18 को अगला साल शुरू हो जाता है। अगर किसी को यह भी नहीं पता तो लेट हिम रिलैक्स। आपको पता है 1 जुलाई 18 को अगला साल शुरू हो जाता है। तो 5 जुलाई 18 को कौन सा साल था? टैक्स ईयर 19। तो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? सैलरी रिसीव्ड बेस पे टैक्स होगी। हमारे साल रिसीव हुआ, अगले साल रिसीव हुआ, हमारे साल रिसीव हुआ, अगले साल रिसीव हुआ, अगले साल रिसीव हुआ। क्या अगले साल रिसीव हुआ? बोनस 0 रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। हमने सुबह आते ही पढ़ा था कि सैलरी रिसीव होगी तो इनकम में जाएगी, रिसीव नहीं होगी तो इनकम में नहीं जाएगी। रिसीव हमारे साल हुई है, अगले साल हुई है, अगले साल हुई है, किस साल इनकम में जाएगी? अगले साल जाएगी। हमारे साल इनकम में जाएगी नहीं जाएगी? हमारे साल लांडा जाएगा। सुन रहे होते हैं बातें? ओके, नेक्स्ट ईयर कौन सा है? ये टैक्स ईयर 19। और हम न्यूमेरिकल किस साल का सॉल्व करें? टैक्स ईयर 18 का। अल्लाह आपको बुक लेने की तौफीक दे। आप अपने लिए आमीन कह रहे हो, पता है ना? अच्छा बुक है, बागी भी है। पॉइंट 2, 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख। किस चीज का? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया, एम्प्लॉय को बुला के कहा कान इधर कर। एम्प्लॉय ने कहा नहीं करूंगा कान इधर। एम्प्लॉय ने कहा इधर का कान अपना। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को कान में कहा खुदा के लिए रुक जा मेरे पास 5 साल मुझे छोड़ के ना जाए, 5 साल मुझे छोड़ के ना जाए, 5 साल मुझे छोड़ के ना जाए। एम्प्लॉय ने कहा छोड़ के जाऊंगा, मेरा कोई पता नहीं, 5 दिन बाद छोड़ के चला जाऊं, मुझे अच्छी नौकरी मिले, मुझे अच्छे पैसे मिले, मेरा कोई पता नहीं, मैं लालची किस्म का बंदा हूं, मैंने 2-4 दिन बाद कहीं छोड़ के तुझे चले जाना है, तू फिर देखता रहेगा मुझे। एम्प्लॉय ने कहा लिख इस सफे पे लिख 5 साल मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। एम्प्लॉय ने कहा कितने पैसे लगाएगा? एम्प्लॉयर ने कहा 9 लाख लगाऊंगा। एम्प्लॉय ने कहा तैयार हूं।
5 साल 1 दिन तेरे पास हूं, तो ये 9 लाख रुपए एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा या माफ होगा? ऐड होगा, ऐड होगा। किस चीज पे बनाया? नौकरी में लाने में मंगवाया या नौकरी पे पक्का रहने में बनाया? अमाउंट रिसीव्ड फॉर साइनिंग बॉन्ड कितना? 9 लाख। ये भी एक लाइन में आगे हम कल पढ़ेंगे, वो मैंने पढ़ा नहीं था, तो ये पढ़ा दूंगा कल आपको। नहीं, ऐसे कोई चक्कर नहीं रखा हुआ हमने। ठीक है, जाएं साथ वाले को लेके। ओके, अल्लाह हाफिज़।